सभी का। आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्री। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 27 लोगों को मार दिया गया। लेकिन इस हमले की कहानी जो बाकी टेररिस्ट अटैक होते हैं उनसे थोड़ी अलग थी। इसमें पहले धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, उसके बाद गोली मार दी गई। ये कैसा हमला है और इसका आखिर मकसद क्या है, इस पूरी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारतेंदु जी, जो डिफेंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन मिरर में। सर, थैंक यू हिमानी जी। पहलगाम में जो हमला हुआ है, उस हमले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आखिर मकसद क्या था उन आतंकियों का जिन्होंने उन मासूमों को अपना निशाना बनाया है जो निर्दोष थे? देखिए, टेररिस्टों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक तरीके का भय का वातावरण बनाना। और ऐसे समय जबकि कश्मीर में तमाम तरीके का टूरिज्म बढ़ रहा था, पनप रहा था, लाखों लाख लोग वहां जा रहे थे और एक तरीके से पूरी तरीके से कश्मीर वैली नॉर्मेल्सी की तरफ रिटर्न हो चुका था। इस समय इनका मकसद सिर्फ एक था, ऐसा टेरर का माहौल क्रिएट कर दो जैसे विश्व में एक मैसेज जाए कि कश्मीर वैली में जो दिखता है वैसी सिचुएशन है नहीं। और जिस तरीके की फायरिंग की गई, जिस तरीके से पहलगाम जिस इलाके में फायरिंग किया गया, वो दिखाता है कि वहां पे निहत्थे टूरिस्ट 4 से 5 हजार की संख्या में लोग थे। ऐसा टारगेट किया गया जिससे कि एक पूरे तरीके से विश्व में एक मैसेज जाए। और साथ में उनका मकसद ये था कि जो कश्मीर का इश्यू है उसको हमेशा से फोर फ्रंट पे रखा जाए। वहां पे भारत ने जितने भी विकास के काम किए हैं उसको एक डिस्क्रेडिट किया जाए। और इन सारे के पीछे किसकी मंशा हो सकती है, आपको यह समझना पड़ेगा। कौन सा देश है जो इसकी लगातार मदद कर रहा है, कौन सा देश है जो इन टेररिस्टों को लगातार हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और अक्रॉस द बॉर्डर इस तरीके के हमले करने की उकसा रहा है। अब आप इन सारी परिस्थितियों को देखेंगे तो 24 घंटे पहले पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर का स्टेटमेंट, किस तरीके की उन्होंने देशों की बात की, अपने को एक अलग रखा और बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उनके गले की नस है। वह तमाम तरीके को उनके जिस तरीके का उन्होंने सेंटिमेंटल पॉलिटिकल अपना एक भाषण दिया अपने देशवासियों को और एनआरआईज को जो बाहर के में सेटल होते हैं उसके लोगों को, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनका उन्होंने एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि हम इस जिहाद को आगे जारी रखेंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज करेंगे। दूसरा, जेडी वेंस इस समय आए हुए हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनके सामने इस तरीके का हमला करना। तीसरा, जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के टूर पे हैं, 2 दिन के ऑफिशियल टूर पे, उनको कट शॉर्ट करना पड़ा और वापस आना पड़ा। ऐसे समय में चुना गया है जबकि पूरी तरीके से विश्व का आकर्षण का केंद्र जो है हिंदुस्तान के ऊपर था। ऐसे समय में इस तरीके का टेररिस्ट अटैक करना दिखाता है कि ये जो आज की डेट में टेररिस्ट हैं, इनका मकसद वहां शांति और प्रोग्रेस नहीं है, इनका मकसद सिर्फ खौफ फैलाना है। उनका मकसद सिर्फ हिंदुस्तान को एक डिस्क्रेडिट देना है। और साथ में देखिए जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो कि एलएनटी लश्कर ए तौयबा का एक ऑफशूट माना जाता है, जिसकी स्थापना जब 370 हटाया गया तब की गई, तब से उसने ये इसकी जिम्मेदारी ली है। और इस तरीके के हमला जिसमें नाम पूछा जा रहा है, कलमा पढ़ने को बताया जा रहा है और धर्म के आधार पर शूटिंग की जा रही, बहुत ही शर्मनाक है। यस ईमान। सर, जो फोटो वायरल हुई है, एक फोटो सामने आई है एक आतंकी की, उसमें जो हेलमेट पहना हुआ उसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है। मतलब आतंकवादियों ने जो वहां पे पूरी फायरिंग की उसका वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया। आखिर उनका मकसद क्या था वीडियो रिकॉर्ड करने का? देखिए, जब इस तरीके की आतंकवादी जब घटनाएं होती हैं तो वो एक तमाम तरीके के सोशल मीडिया में उसको स्प्रेड किया जाता है और दिखाया जाता है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन कितना सशक्त है। और उसमें तमाम तरीके की क्लिपिंग होगी, एआई का जमाना, तमाम तरीके के डॉक्टर्ड वीडियो बनाए जाएंगे और साथ में इसको स्प्रेड किया जाएगा। एक तरीके से जिहाद का उन्होंने ना किया है ऐलान। और तमाम तरीके की ये वीडियो काम आते हैं नए नए जो लड़के हैं जिनका आप माइंड को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनको दिखाया जाएगा, उनको जिहाद के लिए उकसाया जाएगा और तमाम तरीके के इलाके में इसको स्प्रेड किया जाएगा जिससे कि नए लोगों को इस राह पे, टेररिज्म की राह पे लाया जा सके। उनको पैसे का लोभ दिया जाएगा, उनको तमाम तरीके के सेफ हेवन का लोभ दिया जाएगा, उनके फैमिली को धमकाया जाएगा। ये सारी चीजें उसके लिए काम में आती हैं और साथ में एक विश्व में मैसेज देंगे, तमाम तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इसको फैलाएंगे और तमाम तरीके दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जिसमें निहत्तों की थी।
की जान ली। मेरा मानना है कि इसका कोई बहुत असर नहीं होना है। हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और जिस तरीके से हम जेएनके में काम कर रहे हैं, ये एक एब्रेशन की तरह इसको मद्देनजर रखेंगे। हमें लॉन्ग टर्म प्लान पे काम करना पड़ेगा। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस एकजुट हो, उनका इंटेलिजेंस का सेटअप एक हो, आप तमाम तरीके के इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे काम करें। आप कभी भी इस स्थिति को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि वहां शांति है। जहां भी पब्लिक का गैदरिंग है, जहां भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलना है, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों की एक साथ संख्या है, आपको उसको अंडर सर्वेलेंस रखना पड़ेगा। आपको तमाम तरीके अपने जो सोर्सेज हैं उसको उनके बीच में डिप्लॉय करना पड़ेगा। आपके इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूअस फ्लो जारी होना चाहिए। कब कैसी घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और जिससे बहुत बड़ा आप सिक्योरिटी फोर्सेस को एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है। आपने इतना एफर्ट किया, 20 25 30 साल से आप टेररिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तमाम सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, और एक जगह इस तरीके की चीज हुई तो आपने किए 26 लोगों की जान गई। ये 26 जानें वापस नहीं आएंगी। इन टेररिस्टों का क्या है? टेररिस्टों ने तो आज तो मरना नहीं तो कल मरना है, कल नहीं मरेंगे तो 2 दिन बाद मरेंगे। इनका मकसद सिर्फ एक तरीके से टेरर फैलाना है, और जो गाड़ी पटरी पे लौटी है जेएनके की, उसको डिरेल करना उनका मकसद है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान को अब इस तरीके की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पूरी तरीके से बाल्कनाइजेशन के स्टेज में है। उनका बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जेएनके का जो ऑक्युपाइड इलाका, वहां पे तमाम तरीके के प्रोटेस्ट हैं। उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। मेरा मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काम करेंगी। आज की डेट में देखिए, पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। तमाम तरीके के स्नाइपर डॉग, तमाम तरीके के जो सिक्योरिटी फोर्सेस उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तमाम तरीके के अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड जो सिंपथाइजर, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कहां से वो टेररिस्ट आता है, किस गांव में उसने पनाह ली, कैसे वो अपने हथियारों के साथ उस इलाके में पहुंच गया जहां गाड़ी का जाना संभव नहीं है, कहां कहां सर्विलेंस की जो चूक हुई है, सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, ये सारे के सारे टेररिस्ट पकड़े जाएंगे। इनका देखिए स्केच जारी हो रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पे हैं, चाहे वो जेएनके पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे तमाम तरीके के स्पेशल फोर्सेज हो। सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान इन 26 लोगों की मौत का बदला तो जरूर लेगा, और साथ में आगे ऐसी घटना ना हो इस तरीके का प्रेशर जनरेट करेगा। और पाकिस्तान में तमाम तरीके के जो टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन बिट है, जो हिंदुस्तान में जेएनके के अंदर उनके सिंपथाइजर बैठे, उनके ऊपर नकेल लगाई जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा, उनको जेलों में डाला जाएगा, तब जाके इस समस्या का अंत होगा। देखिए, पहली बार हुआ जब कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, तमाम तरीके के प्रोटेस्ट वैली में हुए हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, सब ने इसको कंडेम किया है। तो कहीं ना कहीं भारत के आम नागरिक इससे आहत है। और आज की डेट में मेरा मानना है, जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का काम करने का तरीका है, हम एकजुट होंगे, इस मुश्किल के दौर को आसानी से पार करके आगे आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हम सर्विलेंस रखेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। अगर हमें जाके ऑपरेशन करना पड़ा तो वो करेंगे, और जो इनके स्लीपर सेल हमारे जेएनके में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पहचान के उनको पकड़ के या तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उनको या तो उनको जेल के में डाला जाएगा। यस हिमांशु। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल देव आनंद जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन मिरर पर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। आई कैन जी हियर सर, यू। ये पहलगाम में जो हमला हुआ है, इस हमले को लेकर टीआरएफ ने जो है वो जिम्मेदारी ले ली है कि हमने ये आतंकी हमला किया है। जब पता है कि लश्कर ए तैयबा का ये आतंकी संगठन है, पाकिस्तान से इसको फंडिंग मिलती है, ये भी सब लोग जानते हैं, तो फिर सरकार क्यों आर्मी को आदेश नहीं देती कि जाओ और सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, या ऐसा कुछ आदेश क्यों अभी तक ऐसे मौन बनी हुई है? सवाल कर दी। देखिए, सबसे जो दिवंगत आत्माएं, उन आत्मा की शांति के लिए, उनके वो स्वस्थ हो, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे बात रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि जो आपने कहा कि सरकार क्यों नहीं आदेश देती कि उनको खत्म कर दे, मैं ये मानता हूं ये सरकार ने कभी ऐसा आदेश भी नहीं दिया कि आप टेररिस्ट को ना मारिए। इसको विषय को समझने के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि देखिए, जो आज हमला हुआ है, ये एक ऐसा हमला हुआ, पहले भारत के इतिहास में कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। जो लोग उग्रवाद से जुड़े हैं, मेरे जैसे जिन्होंने सैनिक के नाते उग्रवाद से लड़ाई लड़ी है, मैं मुझे 90 से लेकर के आज करीब करीब 30-35 साल हो गए, मैं पूरे दौर से गुजरा हूं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला हमला हुआ है, पर यस,
एक दो बातें हैं जो मैं आपके दर्शकों के साथ रखना चाहूंगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस तरह का तंत्र है, उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उग्रवाद का जहां तक ताल्लुक है भारत के साथ, वो पाकिस्तान प्रायोजित है। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है देश के लिए। और उसके अंदर दो प्लेयर्स हैं, एक है आईएसआई और एक है पाकिस्तान की आर्मी। और तीसरा जो प्लेयर है वो भारत के अंदर बैठे हैं, वो भारत के अंदर भारत के दुश्मन बैठे हैं, जो गैर सवेर मौका मिलते ही सेना से सबूत मांगते हैं, भारत के तंत्र से वो विरोध करते हैं, कानून के कुछ फायदा उठा करके घेरने की कोशिश करते हैं, सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के एंटी एंटी भारत नैरेटिव चलाने में दुश्मनों का साथ देते हैं। अब ये सरकार को तय करना है, देश को तय करना है कि आप घर में बैठे विभीषण को कब पकड़ करके उसको ऐसा ऐसा जेल में डालेंगे जिससे कि वो देश का मनोबल ना कम करे और दुश्मन का साथ ना दे। देखिए अभी हुआ क्या है, हुआ ये कि तव्वुर राणा को पकड़ के भारत में लाए। दूसरी तरफ एक बिल पास होता है जिसके अंदर सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की जाती है। तीसरे तरफ पाकिस्तान के जो चीफ है मुनीर, वो एक तरह सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश कर रहा है, धर्म को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। और उनके चुजे ये एलईटी और जितने उग्रवादी हैं 5-4, ये भारत में तांडव मचाते हैं। अब एक साथी कह रहा था अभी कि वो क्या इंटेलिजेंस फेलियर हम ये कर देंगे। अरे भाई साहब, कोई नई बात है क्या? हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बेचारी जो उनसे बेस्ट बनता है करते हैं। पर अब ये समझना पड़ेगा कर्नल कि देव सर, मेरा एक सवाल है, कर्नल देव सर आपसे मेरा एक सवाल है जी बताएं कि आप। 370 जिस तरीके से हटा, उसके बाद से निश्चित रूप से कई विकास, कई आयाम हुए, 100% कई बड़े बड़े ब्रिजें बनी, 100 बहुत सारे योजनाएं आई, बहुत सारे विकास के काम हुए। परंतु जैसे कश्मीर में ये सरकार बनती है, उसके बाद से फिर ये सारी चीजें शुरू हुई, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको जो चीज बता रहा था उसके अंदर इस सरकार से जोड़ करके एक चीज बताना। उग्र अब ये उग्रवाद नहीं बचा साहब, ये टेररिज्म नहीं है, ये जिहादी लोग हैं जो देश के अंदर धर्म देखकर उनसे उनसे पता नहीं कौन सा क्या पढ़ा रहे थे, कलमा पढ़ाकर उनकी हत्या कर रहे। तो इसको प्लीज टेररिज्म से नहीं जोड़े देश, मेरा ये मानना है। और मैं उग्रवाद को मैंने सन 90 से देखा है, नजदीक से देखा है, युवा से लेकर के आज मैं सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं ये देखना बंद करें। दूसरी बात देखिए, 370 हटा, ये भारत की जीत थी, भारत के नागरिकों की जीत थी कि जहां पर उस उग्रवाद को समर्थन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देने वाली ताकतों को ध्वस्त किया गया। और ये नई सरकार आई है, ये सब जानते हैं कि ये लोग वो हैं जो 370 का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। गाए बगाए वो ये कहते रहते हैं पाकिस्तान से बात करो, गाए बगाए ये कहते हैं कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है। तो देखिए, जब ये लोग ये तो नागरिकों को तय करना है ना साहब, इनको जिताने वाले जिन्होंने वोट दिया वो तय करें। अब हिंदुस्तान में सिस्टम ऐसा है, जो वोट जिसको दोगे जिसकी सरकार होगी। धन्य होए तो 370 के बाद वहां पर जो सेना और पुलिस है वो राष्ट्रभक्तों के पास में है। तो ये जो इनकी मंशा है, मैं इनकी चर्चा नहीं करके बात बताना चाहूंगा कि कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। 370 मैं मानता हूं उग्रवाद को पनपाता था, उग्रवाद का समर्थन करता था, देश में हत्याएं करवाता था, और भारत के अंदर एक संविधान की जगह दो संविधान को बराबर चलाता था। तो इसलिए वो दिक्कत बहुत बड़ी हुई। पर आज देखिए क्या है साहब, आज ये हालत है कश्मीर में, न तो कोई पत्थरबाजी की घटना होती है, नंबर एक। नंबर दो, कोई बड़े उग्रवाद का जो कल हुआ हादसा, ये तो प्री प्लान्ड और बहुत मेडिटेटिव तरीके से किया गया है। सामान्य तौर पे उग्रवाद की घटनाएं कम हो गई थी वहां पर ठीक है, ठीक है सर, सामान्य मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो कैसे, मैं मतलब कैसे ये पुलिस की वर्दी में अंदर पहुंच जाते हैं और कैसे अटैक कर देते हैं और कैसे ये 26 27 मौतें हो जाती हैं? सवाल तो ये भी उठता है ना, क्या इनकी जो अपने देश की खुफिया एजेंसी है, ये इसमें क्या इनमें इतनी पकड़ नहीं है कि जान पाए कि कहाँ कब कौन अटैक कर रहा? देखिए साहब, मेरे लिए बहुत आसान है किसी को भी कटघरे में खड़ा करना।
पर मैं आपको बता दूं, जो लोग इस इलाके में नहीं गए, जो नहीं रहे हैं, पहलगाम के इलाके में अगर आप जाके देखेंगे, क्या आपके इलाके में हर जगह फौज या पुलिस लगी है? क्या कोई सवाल का जवाब दे दो आप मुझे। नहीं लगा सकते, हर जगह नहीं लग सकती। पहलगाम में ऐसा नहीं था। अब क्या होता है कि वहां की जो जंगल की स्थिति है, और जब दूसरा देश समर्थन कर रहा है, करोड़ों रुपए लोग लगा रहे हैं, एक तंत्र देश का विरोध कर रहा है, तो ऐसी ऐसी हालत होगी। पर ऐसे में मैंने तो जो फिर बात वहां की बता, सरकार पर भी सवाल उठता है ना सर, वहां की सरकार पे तो भी बिल्कुल। बहुत बड़ा सवाल उठता अरे है। साहब, अरे साहब, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। सरकार तो दोषी है इस बात की। वो तो लोगों को गाए बगाए कहीं न कहीं इनका इनका समर्थन रहता था, और आज वो ताकत में है। बट उनके पास देखिए, मैं जो बात बताना चाहता हूँ, एक बार कृपया करके मेरी बात देश तक पहुंचाए। जी वो जी ये जी, है कि रखिए रखिए ये अपनी बात। जिहादी हमला हुआ है, और ये जिहादी हमला तब तक होता रहेगा जब तक पाकिस्तान इसका जो प्रायोजित करता है, उसकी आर्मी और उसकी आईएसआई को हम टारगेट नहीं करके उनको मारेंगे नहीं। एक सर्जिकल स्ट्राइक करके टेररिस्ट कैंप को मारना अच्छी बात है। टेररिस्ट जो मार के गए उनको सेना 2-4 दिन 10 दिन में उनका खात्मा कर देगी। पर जो इन मानसिकता को पैदा करते हैं, जो बरगद का पेड़ पाकिस्तान में है, उसको खत्म करने के लिए अब अपने को आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और उनके लीडर्स जो प्लान कर रहे हैं। देखिए, सामान्यतः तो फौजी मरता है ना, या नागरिक मरता है। वो पाकिस्तान वाले दरिंदे हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी है। अब उनको टारगेट करना चाहिए, ऐसा मेरा देश से आग्रह है, ऐसा हमारे भारत सरकार से आग्रह है। और दूसरी बात, जो देश के अंदर बैठे, देश का माहौल खराब, देखिए कानून बने हुए हैं, पर अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप क्या हो सकता है। एक जमाना, अब तो कार्रवाई हो रही है, पर जो अंदर बैठे हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा कि यही इलाज है। और जब तक पाकिस्तान में, वो तो बिल्कुल या तो बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान तो वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि उसको तो खाने के लाले पड़े हैं। ये बात तो बिल्कुल जाहिर बिल्कुल, है, इसमें कोई दुराय की बात नहीं है। लेकिन ये अपनी सुर्खियों में बनाने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करता है बिल्कुल। कि जब ये इन आतंकवादियों को पनाह देगा, कभी बॉर्डर वालों से देगा और फिर घुसाएगा, मरवाएगा। तो ये मीडिया में बनने के लिए तो करता है, लेकिन इससे तो जाने भी जाती है ना सर। मैं यही तो कह रहा हूं साहब, ये कब से हो रहा है और देश कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या हमको अब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि इसके बाद नहीं हो? वैसे क्योंकि पाकिस्तान नहीं बिल्कुल सुधर सकता जैसा जब आपने तक कहा, जिसमें पाकिस्तान एक का। बात और है सर, कि जैसा पुलवामा में हादसा हुआ था, पुलवामा के बाद आप हम सभी ने देखा था जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और जिस तरीके से ये कल हुआ, और उसके बाद सऊदी से देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दौरा रद्द वापस, करके वापस आते हैं भारत, उधर गृह मंत्री भी पहुंच जाते हैं स्पॉट पे, हाई लेवल एक मीटिंग बैठती है, और बैठक, तो क्या माना जाए, क्या पुलवामा जैसे सर्जिकल स्ट्राइक इस बार भी देखने को कुछ मिल सकता है? कुछ मैं तो बड़ा ये एक्शन, मानता कोई बड़ा हूँ, प्लान भारत की तरफ से? ऐसा कोई दो राय है ही नहीं। आपको मानना चाहिए कि पुलवामा तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी बालाकोट की, वो बहुत छोटी स्ट्राइक थी लास्ट टाइम। इस बार इन्होंने निहत्तों को मारा है, महिलाओं को मारा है। और देश की इस बार मोदी सरकार है साहब, ये मोदी जी है ना। मैं कभी मिला नहीं हूं, पर मैं ये मानता हूं ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो कहेंगे वो करेंगे, और इन्होंने साफ कहा है कि माफ नहीं करूंगा। और जैसे मेरे जैसे जो इसके विषय के जानकार हैं उनको एडवाइस कर सकते हैं कि मोदी जी, सर्जिकल स्ट्राइक तो होगी, पर वो स्ट्राइक इस बार जीएचक्यू पे होनी चाहिए, पाकिस्तान की सेना के आईएसआई के हेडक्वार्टर पे होनी चाहिए। और अगर वहां से वो दोनों जो उनके लीडर्स बच के भाग जाएं, उनको टारगेट करवाइए। और रही बात टेरर कैंप्स की, तो वो तो यस इंटीग्रल पार्ट है। और मैं आपको भरोसा दिला दूं, अगर मेरा विचार और मेरा जो जो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं आज की मौजूदा सरकार के रवैये को, तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर ये हमले, हमारे भारत जाके इनको मारेगा, बदला लेगा। और मुझे पूरा यकीन है इसका इलाज एक ही है, पाकिस्तान के टुकड़े होने जरूरी हैं। क्योंकि जब तक वो छछुंदर रहेगी, वो गड्ढा खोदती रहेगी। उस छछुंदर को ही खत्म करना पड़ेगा। और अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और सिचुएशन ऐसी है, एक तरफ अपना केपी पे जो 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 इनका पीओके है, वो हमारे वहां लोगों ने ब्लॉकेड कर रखा है। अफगानिस्तान की ओर से टीपीपी में उनके साथ उनका जो खैबर पख्तूनवा में चल रहा है, नीचे बलूचिस्तान में हालात बिगड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टूटने टूटने का इंतजार नहीं करना चाहिए।
अब हमें उनको स्ट्राइक कर करके जस्टिस करते हुए टेररिज्म और अब जो जिहादी पना आ गया है उसको खत्म करना पड़ेगा। सर शारतेंदु सर, मैं सर आपसे एक सवाल था मेरा। शारतेंदु सर, मैं जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आतंकवादी जो है वो जंगल के रास्ते घुसे, लेकिन वो वहां पर आए कैसे? क्या उन्होंने एंट्री कैसे ली? शारतेंदु सर आप। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजकल जो जम्मू कश्मीर में 2002 के बाद में फेंस बनी थी शारतेंदु और जी, उस फेंस क्या में मेरी बहुत आवाज सारी, सुन रही हैं सर? शारतेंदु सर। हाँ शरदेंदु, यस मैडम, शरदेंदु। जी शारतेंदु सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिरकार वो अंदर घुसे कैसे और कहाँ से आए हैं वो लोग? पाकिस्तान से आए थे या फिर वो कश्मीर में ही कहीं पे रुके हुए थे, कश्मीर से ही उनको आए हैं हमला करने? देखिए, जहां तक एक आतंकवादी का अभी जो पता लगा है कि वो पाकिस्तान में उसने ट्रेनिंग की और पाकिस्तान से वो इन्फिल्ट्रेट करके आया अंदर। और आज इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये देखने वाली बात है। मैं तो आज की डेट में इस एक्सटेंट तक जाता हूं कि आपको कंप्लीट सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए, एक सेंटिमेंटल बातें करना अलग बात है। आप जब सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना पड़ेगा। अपना थंपिंग चेस्ट आप कब तक करते रहेंगे? लोगों की जान जा रही है, आपको यह समझना पड़ेगा। 26 लोग गए, वो टूरिज्म के लिए गए थे, उनकी जान से उनको हाथ धोना पड़ा। तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा, देखिए, उनका एक काम करने का तरीका होता है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप बदलाव लाइए। आपने 3-3 ग्रिड लगा रखी है बॉर्डर पे, किस तरीके से बॉर्डर को मैनेज करना है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आपका इंटैक्ट है, सर्विलेंस आपका इंटैक्ट है, आपने सोर्सेस कल्टीवेट कर रहे हैं, फिर भी टेररिस्ट जो है बॉर्डर क्रॉस करके आए और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। उसकी ट्रेनिंग हुई है। लश्कर ए तोयबा का जो ऑफशूट है, दी रेजिस्टेंस बेटा फ्रंट, उसने दरवाजा बंद करना जिम्मेदारी ली सिल्लू। है। तमाम तरीके की चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और आज की डेट में मेरा मानना है कि नी जर्क एक्शन में ना जाके पहले इनको, इन टेररिस्ट जो आज की डेट में पॉपुलेशन में मिल गए, उनको आप न्यूट्रलाइज करिए 100%। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपना सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। क्यों इस तरीके की वारदातें हो रही हैं? जहां गैदरिंग हो रही है पब्लिक की, 100 से ज्यादा लोग हैं, क्यों वहां पे इस तरीके की घटनाएं होने की आशंका है? क्यों नहीं उसको सर्विलेंस में रखा गया? क्यों नहीं वहां फ्रिस्किंग की गई? क्यों नहीं वहां पे तमाम तरीके के चेक्स हुए? नॉर्मलिसी का माहौल है, मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर सकते हैं। आपको इस तरीके के कॉम्प्लिसेंट होने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मानना है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बात होगी। आर्मी कमांडर ने वहां पे इंचार्ज चार्ज लिया है, तमाम तरीके के हायर की वहां असेंबल है, वहां होम मिनिस्टर है, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला है कि तमाम तरीके के एक्शन लिए जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपको इस वारदातों को रोकना पड़ेगा। ये डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है, हमारे देश का नाम खराब होता है। और कहीं ना कहीं जो जिहादी लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि जेएनके का इशू को अलाइव रखा जाए, उनको सक्सेस मिलता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान के इसमें हाथ है, पाकिस्तान के जब टुकड़े होंगे टुकड़े होंगे, लेकिन अभी आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। आपको उनके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा, उनको चोक करना पड़ेगा, टेररिस्ट कैंपों को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, उनकी सप्लाई लाइन काटना पड़ेगा, और आपके जो सिंपैथाइजर हिंदुस्तान में या जेएनके के किसी भी हिस्से में है, उनको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एक बड़े फर्म हैंड की जरूरत है। देखिए, अब थंपिंग तो सब लोग कर सकते हैं, चेस्ट थंपिंग आप करते रहिए, आप बहुत बड़े बहादुर हैं मान लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो रही है। क्यों इस तरीके के आप सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस का काम ही होता है सतेंदु चौकन्ने सर, रहना। आपके ही सवाल से जुड़ा मेरा सवाल है। आप बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या लगता है कि इसमें क्या अपने अपनी जो फौज है, अपनी जो फौज की टीम है, अपने जो जवान है, जब इस तरीके से लोग 4-6 आतंकवादी घुसते हैं और इतनी फोर्स लगी रहती है, वहां सरकार भी है, सरकार की अलग टीम होगी, सरकार के अलग जवान होंगे, केंद्र के अलग जवान होंगे। ये सवाल मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं और आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि 26 मौतें हुई हैं, कोई मजाक नहीं। और दो दो राज्य और केंद्र की वहां सरकार है, जवान है, और इतने जवान, क्या जवान, कहीं ऐसा नहीं लगता कि जवानों के बीच में कोई लापरवाही, कि जब उस टाइम अटैक हुआ तब वहां नहीं थे? इतने आजादी, इतने टूरिज्म बने हुए हैं कि हर आदमी वहां घूमने जा रहा है। जैसा कि भी हम अपन बात कर रहे थे कि कश्मीर जो है 370 हटने के बाद काफी विकास कर रहा है, अच्छी बात है, विकास कर भी रहा है। सरकार बनने के बाद ये अटैक हो रहा है, तो बाकी जो हमारे जो जवान हैं या हमारी जो वहां की जो सीनियर अधिकारी हैं, जब ये अटैक हुआ उस समय क्या ये सब चीजें ध्यान नहीं दी जाती थी? इसीलिए मैं सवाल उठा कि क्या खुफिया तंत्र, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, उस पे सवाल उठ रहा है क्या? देखिए, आपने जो सवाल पूछा ये सबके जहन में चल रहा है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में, मैंने उस इलाके में ऑपरेट किया, मैंने 3-3, 4-4, 5-5 टेन्योर जेएनके में किए।
हर बारी कभी भी सुरक्षा में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लैक नहीं होने देते, चाहे वो माहौल कितना भी होता है। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, हमने गांव के गांव सर्विलेंस पे डाले होते हैं, हमने गांव का डेमोग्राफिक पैटर्न का डेटा होता है, कौन फिर सर सिंपैथाइजर ये है, कौन हादसे प्रो हो क्यों कॉप है। जाते हैं? अगर सारी एक चीजें हैं तो सेकंड फिर ये मैं हादसे हो क्यों बता जाते रहा हैं? हूँ, मैं अभी आपके सवाल पे आ रहा हूँ। ये सारी चीजें होती हैं। अब माहौल में मैं बता रहा हूँ ग्राउंड में हो क्या रहा है आज की डेट में। थंब टेस्टिंग पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। टूरिज्म 2 लाख लोग आए, 5 लाख लोग आए, 10 लोग आए, आंकड़े तमाम तरीके की नॉर्मल सी, जिस तरीके का आप पिक्चर पोस्ट करते हैं, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन में एक वाहवाही का माहौल बन गया है, तमाम तरीके के सिक्योरिटी लैब्स। जब आप सिक्योरिटी चेक करते हैं तो आम नागरिकों को, तमाम टूरिस्टों को इनकन्वीनियंस होता है, क्योंकि चेकिंग होती है, डिले होता है, लॉन्ग क्यू बनती है। अगर आप इन सबको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो, धीरे धीरे आप सिक्योरिटी मेजर्स को कम करते चले जाते हैं। ये पहलगाम का जो इलाका है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया है, सारे टूरिस्ट वहां जाते हैं। क्यों नहीं वहां सर्विलेंस पोस्ट लगाई गई? क्यों नहीं उस इलाके को आपने चारों तरफ से आपने पोस्टर लगा के एक तरीके का सुरक्षा माहौल किया? क्यों नहीं आपने सिविल ड्रेस में वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रखा? होता ही है कि जब आप इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो लोगों को इनकन्वीनियंस होता है, तमाम तरीके के डिले होते हैं, तो धीरे धीरे ये चीजों को विड्रॉ कर दिया जाता है और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को टेक ओवर कर लेता है, जो केपेबल नहीं है इस तरीके के टेररिस्ट अटैकों को चेक करने के लिए, या उसकी फ्रिस्किंग करने के लिए, या उसके हथियारों को पकड़ने के लिए। देखिए ये एक ट्रेन लोग होते हैं, तमाम तरीके के आपके इक्विपमेंट। जब आप एक पूरी तरीके से नॉर्मलसी का माहौल बनाते थे, हर जगह विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसी समाज से आता हो, उसी माहौल में है। वो भी कहता है कि हम यहाँ ड्यूटी फटीग हो रही है हमारी, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, स्लैकनेस सेट इन। आप यही हमारा मेजर तो एम्फेसिस ये है सरकार कि से जो चर्चा तो हमारी करते होंगे ना हायरार्की कि है। हमारी यहाँ पे एक व्यवस्थाएं कम है, नहीं तो लेट ऐसे एक टूरिज्म मिनट, पॉइंट को बंद कर देना चाहिए। ऐसे टूरिज्म पॉइंट क्यों रखना जहां आदमी अपनी जिंदगी से खेल जाए? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, लेकिन हमें एक नॉर्मेलिसी की व्यवस्था में जाना है, हमें एक स्टेट का वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना है। आर्मी 24/7 किसी इलाके पे हमेशा नहीं रह सकती, अल्टीमेटली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करना पड़ेगा। जब आप उस प्रोसेस की तरफ पढ़ते तो धीरे 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 सिक्योरिटी की फोर्सेस को बैरकों में भेजा जाता है, सिक्योरिटी फोर्स का जो नॉर्मल सर्वेलेंस है वो किया जाता है। इसी किताब में देखे टेररिस्ट होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरीके का अगर आप सारे इलाके को सर्वेलेंस रखते या इस तरीके के सिक्योरिटी की व्यवस्था रखते तो शायद ये नहीं होता, शायद वो टेररिस्ट फ्रिस्किंग के दौरान ही पकड़ा जाता। देखिए तमाम तरीके, तो एक सर नेटवर्क तो काम कर सर ही रहा है। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं सर। आप ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं तो जो ये जवान के अधिकारी होते हैं, जो मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हों चाहे वन आरपीएफ वन के एट ए हों, टाइम, वन इनके एट ए जो टाइम। मुखिया हैं ये अपनी बात को सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते कि भाई इस जगह पे जो आपने टूरिज्म सिस्टम बना दिया, यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं यहाँ। और स्वाभाविक सी बात है, कश्मीर है, बॉर्डर में पाकिस्तान है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी जगह टूरिज्म बनाना और वहां पे जवानों की पूरी व्यवस्था ना हो पाना, सवाल तो बहुत खड़े होते हैं सरकार प्रशासन पे भी और वहां के जवानों के अधिकारियों पर भी। हर नागरिक को अधिकार है सवाल करना, हर नागरिक का अधिकार है सरकार पे क्वेश्चन करना कि कैसे 26 लोगों की मौत हुई। लेकिन मैं उस माहौल की बिल्कुल बात कर रहा हूं जिस माहौल में ये घटना हुई है। जो पहलगाम का ये इलाका है, ये टूरिस्ट स्पॉट है। इसी तरीके के तमाम आइडेंटिफाइड टूरिस्ट स्पॉट हैं। जब नॉर्मेलिटी होती तो तमाम टूरिज्म वहां पे डेवलप हो रहा है, तमाम व्यवस्थाएं हो रही, लोगों का इनकम जनरेट हो रही है, वहां की अर्थव्यवस्था भी चलनी है, सब कुछ होना है। जब नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहा है तो इस ये स्टेप लेना है, एक स्वाभाविक सा स्टेप है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अधिकारी हैं उनको इस तरीके से अपना गार्ड डाउन नहीं करना था, उनको अपना एक बिल्कुल। डिस्क्रीट सर्विलेंस लगा के रखना था। प्लेन क्लोथ में सिक्योरिटी के लोग वहां होने चाहिए, सर्विलेंस का जो सिस्टम था वो इंटैक्ट होना चाहिए। और मैं जो बोल रहा हूं कि जो पहलगाम का इलाका जो आज की डेट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो एक पहले से ही टेररिस्ट हॉटबेड रहा हुआ है। तो आपको तमाम तरीके का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको सोर्स को टैप करना पड़ेगा, सोर्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जो सिंपैथाइजर हैं, जो इन टेररिस्टों को आज देखे भी पकड़े नहीं गए, तो वो भी कहीं ना कहीं पनाह लिए होंगे, कहीं जंगल में हो सकता है या लोकल पॉपुलेशन में मर जाओ, तो आपको आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नी जर्क एक्शन में आप तमाम तरीके के कॉर्डन सर्च करिए, वो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एक लॉन्ग बिल्कुल टर्म जैसा अपना आपने एक जैसे विजन मुझे लगाना पड़ेगा। मुझे पहलगाम में जो हमला हुआ है, ये कोई छोटा हमला नहीं है। इसमें कई सारे सवाल हैं और लोगों के अंदर गुस्सा भी उतना ही है। सबके सवालों के जवाब उनको चाहिए, आखिरकार सरकार से चाहिए, उन लोगों से चाहिए जो आखिरकार उन्होंने हमला क्यों किया है। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवानंद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेशन मिरर से जुड़ने के लिए। और पहलगाम में जो जी हमला हुआ धन्यवाद है, धन्यवाद। ये कोई छोटा हमला नहीं है।
ये बहुत बड़ा हमला है और अब देश की जनता मांग करती है दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है जो अब घर में घुस कर मारता है। अगर इसे छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए पूरी जो देश की जनता है वो गुस्से में है और लगातार यही मांग करती है कि अब पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है, ये जो आतंकवादी है इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। तो ऐसे और भी फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, और ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर। शुक्रिया।